हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे क्या होती है, केमिस्ट्री की स्पेशल क्लास होती है। यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यानी हिंदी माध्यम वाले जितने भी बोर्ड हैं, उन सब के लिए एक स्पेशल सिर्फ केमिस्ट्री की क्लास होती है। ठीक, तो जैसे कि आप लोग पता है 2 चैप्टर इसमें खत्म हो गए। तीसरा चैप्टर आज जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो रासायनिक बल गतिकी। ठीक, रासायनिक बल गतिकी की अगर हम बात करें तो इसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले हम आप लोगों को थोड़ी-सी जानकारी देना चाहते हैं कि देखिए, आप जीवन में कुछ भी कर लीजिए, पर आपको पढ़ना हर हाल में ही पड़ेगा और वो पढ़ाई आपको ही करना है। पढ़ाई आपका पड़ोसी नहीं करेगा, पढ़ाई आपके रिश्तेदार नहीं करेंगे, पढ़ाई आपके घर वाले नहीं करेंगे, पढ़ाई आपको ही करना है और आपको पढ़ाई उस शिद्दत से करना है, जिससे कि आपको कुछ न कुछ लाभ मिले। ठीक, कुछ ना कुछ लाभ मिले। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि हमने 11th में एडमिशन करा लिए, 12th में चले गए हैं और ऐसे चलती रहेगी, नहीं। पढ़ाई का मतलब है कि कुछ चीज़ आपको पता चले, आपको जानकारी हो कि हाँ, ये चीज़ें ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। और हाँ, दूसरी चीज़ पढ़ाई के साथ-साथ आप लोगों के अंदर समझदारी भी होनी चाहिए कि हमारे हित में कौन से कार्य हो रहे हैं, लोगों के हित में कौन से कार्य हो रहे हैं, हमारे समाज में कौन से कार्य प्रणाली ठीक है। या कौन-सी कार्यप्रणाली बिल्कुल गलत है, उन सबको बढ़िया दुरुस्त भी करना है आप लोगों को। तो आप लोगों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है, बाकी सारे कामों को छोड़ दीजिए, वो सब लोग कर लेंगे। सारे काम एक-दूसरे लोग कर लेंगे पर पढ़ाई आपको ही करना है। परीक्षा में बोर्ड में अच्छे अंक आपको ही लाने हैं, ठीक? तो उसके लिए आप लोग अपने ईमानदारी के साथ मेहनत करिए, उसमें पढ़ाई में कोई भी लापरवाही, ठीक? तो चलिए, आते हैं हम अपने मेन चैप्टर पे कि आज हमारा चैप्टर जो है रासायनिक बलगतिकी की अगर हम बात करें, तो इस पे हम चर्चा करेंगे, इसकी परिभाषा को जानेंगे, इसमें हमें क्या-क्या पढ़ना है उसके बारे में जानेंगे, ठीक? उससे पहले कि आप लोग जितने साथी देख रहे हैं, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करेंगे और जितने हमारे नए साथी जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक, ठीक? तो चलिए, आप भी हमारी तरह जैसे हम मार्कर लेकर आए हैं, हमारे पास बोर्ड है। डिजिटल बोर्ड नहीं, हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, पर आप लोगों का सहयोग, सपोर्ट बना रहा तो हम भी डिजिटल बोर्ड ला सकते हैं, पर आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, ठीक? तो आप लोग क्या करिएगा, जैसे हम पेन कॉपी लेकर जाते हैं कोचिंग में या क्लास में, उसी तरह आप भी इस क्लास में आइए, तो पेन कॉपी लेकर ज़रूर आइए। बिना पेन कॉपी के आप मत आइए। जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं तो पैसा ज़रूरी होता है ना? आदमी के जीवन में जैसे पैसा ज़रूरी है, उसी तरह स्टूडेंट लाइफ में, छात्रों के जीवन में पेन कॉपी बहुत ही ज़रूरी, ठीक? तो चलिए, आइए हम देखते हैं अपने इस नए चैप्टर का शुभारंभ करते हैं आज से और 4-5 दिन बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलते रहेंगे, ठीक? तो अगर हम चैप्टर की बात करें, क्या है? रासायनिक रासायनिक दिख रहा है, दिख तो रहा होगा। रासायनिक बल गतिकी की अगर हम बात करें, आज हम किसकी बात करने वाले हैं? रासायनिक बल गतिकी की बात करेंगे, ठीक? इसमें देखिए, रासायनिक जो बल गतिकी होता है, गतिकी मतलब होता है गति, बल मतलब होता है वेग, जिसे हम वेग कहते हैं ना, जैसे फोर्स होता है ना, यानी बल जो होता है उसे हम वेग कहते हैं कि कितनी स्पीड में कार्य हो रहा है। जैसे कि कुछ चीजें होती हैं कि रासायनिक क्रियाएँ होती हैं, जैसे कि कुछ वैसी क्रियाएँ होती हैं जो कि होंगी, भविष्य में कभी न कभी होंगी, या कुछ ऐसी होती हैं कि भविष्य में होने वाली हैं या चल रही हैं। कुछ ऐसी क्रियाएँ होती हैं कि जो कभी न कभी होंगी और कुछ ऐसी क्रियाएँ होती हैं जो जस्ट तुरंत हो रही हैं, ना? तो बल गतिकी का मतलब है कि जो तुरंत हो रही है क्रिया, कितने टाइम में हो रही है। ठीक, जैसे हीरा आपने देखा है, हीरा को अगर आप ज़्यादा दिन रख दोगे, यानी 50, 60, 100 साल, 200 साल तक हीरा का रखा रहेगा तो धीरे-धीरे क्या होगा? ग्रेफाइट में बदल जाएगा। हीरा क्या होगा? ग्रेफाइट में बदल जाएगा, लेकिन उसमें 100 साल, डेढ़ 200, 300 साल लग सकते हैं ना? पर वहीं पर आप एक माचिस की तीली को लीजिएगा, अगर आप उसको जो एक फास्फोरस नामक जो पदार्थ मटेरियल लगा होता है, अगर उसपे आप उसको रगड़ेंगे,
रगड़ खींचेंगे क्या होता है, तुरंत एक्टिव हो जाए, तुरंत यानी तीली जल जाती है ना। इसका मतलब वो क्या हो रही है, तुरंत अपक्रिया हो रही, तुरंत ही हो रही है, पलक झपकते ही वो क्या हो रही, माचिस की तीली जल जा रही। ठीक, तो इन सब चीजों की हम बात किसमें करते हैं, रासायनिक बल गति में करते हैं। किसमें करते हैं, रासायनिक बल गति में करते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में है कि रासायनिक बल गति में हम करते हैं। ये चैप्टर 3 है, आप लोगों का अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर 3 है। ठीक, तो चलिए इसमें हम सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं कि परिभाषा इसकी क्या होती है, उसके बाद इसमें हमें क्या क्या पढ़ना। ठीक, हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो रासायनिक बलगति मतलब वेग होता है, वेग होता है, जैसे कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया के वेग क्या है, किसी भी जैसे कोई भी रासायनिक अपक्रिया होती है तो सबसे पहले उसकी स्पीड तो कुछ होती ही है। जैसे हमने आपको एक एग्जांपल बता ही दिया है कि हीरा क्या है, कुछ टाइम बाद ग्रेफाइट में बदल जाता है। माचिस की तीली को आप फास्फोरस नामक पदार्थ पे जैसे रगड़ खींचते हैं, क्या होती है, माचिस की तीली जलना शुरू हो जाती है ना। तो उसमें कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा, कुछ ना कुछ टाइम लगा है ना। तो उसी तरह हम कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया के वेग, किसी भी रासायनिक अपक्रिया के वेग कामा वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा क्रियाविधि के बारे में, क्रियाविधि के बारे में भौतिक विज्ञान, भौतिक रसायन की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रासायनिक बल गति कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, रासायनिक बल गति कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, इसकी परिभाषा की, देखिए बहुत आसान भाषा में हम बता रहे हैं, डिफिनेशन भी ठीक इतनी सरल भाषा में, इतनी अपनी देसी लैंग्वेज में, वैसे कोई भी, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से सारे चैनल हैं, इतनी आसान और सरल भाषा में मुझे तो नहीं लगता कोई बता। ठीक, तो चलिए हम आते हैं अपने परिभाषा पे कि किसी भी रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया के वेग कामा वेग को, देखिए यहां पर कामा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग कामा वेग को प्रभावित करने वाले, क्या है, प्रभावित प्रभावित करने वाले कारक कारक कामा, देखिए क्या है, वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया, तथा यहां तथा डाल दीजिए, सॉरी ऐसे बनेगा, तथा क्रिया के बारे में, क्रिया के बारे में जिस 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 भौतिक विज्ञान या भौतिक रसायन की शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। यहाँ पूर्ण विराम कर दीजिए। देखिए क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग कामा वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा क्रियाविधि के बारे में, क्रियाविधि के बारे में क्या है, क्रियाविधि के बारे में जिस भौतिक रसायन की शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक बल गति कहते हैं। ये तो सबको आसान होगा। देखिए परिभाषा इसलिए बताई जाती है कि कोई व्यक्ति आपसे नया मिले, कोई भी व्यक्ति, अब उसमें व्यक्ति आपको रासायनिक बल गतिकी में ये नहीं पूछेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, क्रियाविधि क्या है, वेग के नियम क्या है, ये सब कुछ नहीं पूछेगा। आपसे कोई बाहरी व्यक्ति आएगा तो सिर्फ इतना पूछेगा कि रासायनिक बल गति की परिभाषा क्या होती है, और आप जैसे बताओगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग कामा वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा क्रिया के बारे में जिस भौतिक रसायन की शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे रासायनिक बल गति कहते हैं।
जैसे आपके मुंह से इतनी सी परिभाषा निकली, डिफिनेशन आपने बताई, तुरंत आदमी आपसे पूछना ही बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि आदमी को पता चल जाएगा कि जब उसको 4 लाइन की और ये अपने मन से मतलब एक बनाई गई परिभाषा को जब व्यक्ति याद कर सकता है, आपको सुना सकता है, वो इतनी समझ रखता है कि वेग कामा वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बता रहा है तथा अपक्रिया के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। अगर इतना व्यक्ति बता सकता है, इसका मतलब उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, ये सब आम बात है, आसानी से उसे आता होगा। ठीक, तो इसीलिए हम परिभाषा के पर क्या करते हैं, महत्वपूर्ण जोर देते हैं और परिभाषा को क्या करते हैं, याद करते हैं। ठीक, तो आप लोग भी ऐसे लिखिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक, और आगे चलते हैं। आगे हम इसमें पूरे में हम पढ़ेंगे क्या, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट पे, अगर हम पहले पॉइंट पे बात करें कि पहले पॉइंट पे हम किसकी बात करेंगे, तो इसमें पहले पॉइंट पे अभिक्रिया के वेग के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अभिक्रिया अभिक्रिया के वेग के बारे में जानेंगे। ठीक, जिसे क्या कहा जाता है, आर ओ आर का। आपको कहीं अगर आर ओ आर मिले, इसका मतलब वेग, क्रिया के वेग के बारे में चर्चा कर रहा है। कहने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि अभिक्रिया के वेग के बारे में, यानी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, दूसरे अगर हम बात करें, दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करें, तो थोड़ा हम ब्लैक से लिखते हैं। दूसरे अगर हम पॉइंट की बात करें कि दूसरे पे किसकी हम चर्चा करेंगे, तो दूसरे पे चर्चा करेंगे किसकी, कि वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। क्योंकि हमने यहां लिखा है कि वेग को, यहां पर देखिए, वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम क्या जानेंगे कि वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो हम अगर इसकी हम चर्चा करें कि वेग को प्रभावित प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, देखिए, वेग को प्रभावित करने वाले कारक दो हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? वेग को प्रभावित करने वाले कारक दो हो सकते हैं। कौन कौन से? अगर हम वेग प्रभावित कारक की बात करें तो यहीं पर ऐसे लिख लेते हैं। पहला हो सकता है ताप। ठीक, और दूसरा क्या हो सकता है, पहला तो ताप है, दूसरा होता है सांद्र या सांद्रता। ठीक, पहला क्या है, ताप है। क्योंकि ताप क्या होता है, टेम्परेचर कम ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर कम ज्यादा होगा तो वेग को, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करेगा। यानी वेग मतलब उसकी गति को प्रभावित करेगा। जैसे आप एक बीकर में क्या करते हैं, जब पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, आप नीचे से जब ताप बढ़ा देंगे, आप नीचे से ताप बढ़ा देंगे, यानी बर्नर को तेज कर देंगे, तो पानी जल्दी हीट हो जाएगा। अगर उसी को आप धीमी रफ्तार से बर्नर को धीमा कर देंगे तो पानी क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी कम गर्म होगा, टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब कि ताप जो है, टेम्परेचर भी निर्भर करता है वेग को प्रभावित करने के लिए। ठीक, और वो भी हम इसकी चर्चा किस पे करते हैं, आरेनियस सिद्धांत के बारे में आपने सुना है। आरेनियस सिद्धांत के बारे में आपने सुना है, तो हम इसमें आरेनियस सिद्धांत की चर्चा करेंगे। ठीक, आरेनियस सिद्धांत की। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे आती है सांद्रता। सांद्रता होती है कि उसमें पदार्थ कितना डाला गया है। पदार्थ, सांद्र का मतलब है विलयन में जो मिलाया गया पदार्थ है उसी को हम सांद्र कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम जैसे नमक पानी गर्म करें, तो जो पानी और नमक जो मिल जाएगा वो सांद्र हो जाएगा। बीकर में जब डालेंगे हम तो सांद्रता हो जाएगी, वो सांद्र हो जाएगा। वो इसलिए प्रभावित करेगा क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी में कम ज्यादा पानी है, ज्यादा हीट हो जाता है, उसमें और पानी डाल दीजिए, सांद्र और मिलाते चले जाइए, तो क्या होगा, जिस रफ्तार से अब वेग क्या होगा, अब क्रिया हो रही होगी, उसको क्या करेगा, धीमा कर देगा, क्योंकि सांद्रता की मात्रा उसमें बढ़ती हुई चली जाएगी। और इसको हम बात करेंगे सांद्रता को अभिक्रिया की कोटि में। इसमें अभिक्रिया
की कोटि में चर्चा करेंगे। अब समझ लीजिए कि क्रिया की कोटि कौन कौन सी होती है। अब क्रिया की अगर हम कोटि की बात करें, अब क्रिया की अगर हम कोटि की बात करें, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें अब क्रिया की कोटि क्या होती है। अब क्रिया की कोटि वन होती है, शून्य होती है, वन होती है, टू होती है, थ्री होती है और यस होती है, एन होती है। एन टू, एन एन टू नाम सुना है ना, एन वन एन टू सुना है, यस एन टू जिसे बोलते हैं हम क्या कहते हैं, यस एन टू और यस एन वन, यस एन वन और यस एन टू भी की इसमें चर्चा करेंगे। अब क्रिया की कोटि शून्य की भी चर्चा करेंगे, क्रिया की कोटि वन भी चर्चा करेंगे, अभिक्रिया की कोटि टू की चर्चा करेंगे और थ्री की भी हम चर्चा करेंगे। ठीक, वो किसमें चर्चा करेंगे, सांद्रता वाले भाग में, यानी सांद्रता वाले टॉपिक पर। ठीक, अब उसके आगे बात अगर हम तीसरे की बात करें, अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरे में यहाँ पर किसकी हम चर्चा करेंगे, वेग नियम की बात करें। क्या करेंगे, तीसरे की अगर हम बात करें तो वेग नियम, यानी वेग नियम कहने का मतलब रेट लॉ की चर्चा करेंगे। रेट लॉ की चर्चा हम यहाँ पर नियम लिख लीजिए, वेग नियम की हम चर्चा करेंगे कि इनके नियम क्या है, क्योंकि कुछ बहुत सी चीजें जितने भी केमिस्ट्री में होते हैं सब फार्मूले पर आधारित होते हैं, तो इसके हम नियम की बात करेंगे। उसके बाद अगर हम चौथे की बात करें, चौथे की अगर हम बात करें तो चौथे पे आणविकता की बात करेंगे, किसकी, आणविकता, 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 यहाँ पर आणविकता की हम बात करेंगे। ठीक, और चौथे नंबर पे जो पॉइंट होने वाले, देखिए तीसरे पे हम आणविकता जिसे मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं, आणविकता को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। ठीक, और चौथे पे अगर हम बात करें तो क्रिया विधि के बारे में हम जाने, ठीक, क्रिया विधि के बारे में हम, ठीक, यानी रिएक्शन लॉ के बारे में हम जानेंगे कि रिएक्शन लॉ क्या क्या है, इन सब की हम चर्चा करेंगे। ठीक, ये पूरा टॉपिक का सार है, चैप्टर का सार है, इसमें हम देखेंगे। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम सबसे पहले किस पे चलेंगे, अभिक्रिया के वेग पर चलेंगे। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ताप सांद्रता की बात करेंगे, वेग नियम के बारे में, रेट लॉ, आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी की बात करें, मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे, क्रिया विधि के बारे में, रेट रिएक्शन की बात में हम चर्चा करेंगे। उसके पहले देखिए परिभाषा में क्या दिया है कि, देखिए एक चीज तो आप लोगों को बात समझ में आती है, आप लोग को जो कुछ भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ एक एक पॉइंट आपके जितने भी डाउट होते हैं मैं पहले से सोचता हूँ कि वो डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाए, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक, देखिए इसमें परिभाषा में क्या दिया गया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग, यानी कोई भी अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया होनी चाहिए, क्या है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, वेग, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा क्रिया के बारे में, क्रिया के बारे में जिस भौतिक रसायन की शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे हम रासायनिक बल गति कहते हैं। ठीक, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सभी लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे नोट करिए, उसके बाद हम अक्रिया की वेग की चर्चा हम करते हैं। ठीक, चलिए इसको नोट डाउन करिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं। चलिए नोट कर लिए, चलें, हटाएं, चलिए हटा रहे हैं। ठीक, चलिए पहले ऊपर से हटा रहे हैं।
चलिए अब इसमें हम पहले टॉपिक पे आते हैं कि इसमें का जो पहला टॉपिक है जिसका नाम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का वेग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, क्या है अभिक्रिया, अभिक्रिया के वेग। ठीक, यानी आर ओ आर की हम चर्चा। ठीक, पहले पहले में किसकी चर्चा करेंगे, अभिक्रिया का वेग या क्रिया के वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें क्या है, अभिक्रिया की जो वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन है, किसी समय में होगी। भाई कुछ चीज हो रही है, क्रिया हो रही है तो उसमें टाइम भी लगेगा ना। तो वही कह रहा है कि इकाई समय में किसी भी अभिकारकों के, क्या है, किसी अभिक्रिया के अभिकारकों या उत्पादों में होने वाले परिवर्तन को, क्या है, उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया वेग कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब ये सिंपल सा कि इकाई समय में क्या है, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, परिभाषा, परिभाषा थोड़ी सी लिख लेते हैं, इसकी अलग की परिभाषा है, इसकी अलग की परिभाषा है कि इकाई समय में, इकाई समय में किसी भी अभिक्रिया, देखिए क्या है, इकाई समय में किसी भी अभिक्रिया के अभिकारकों या किसी भी अभिक्रिया के, दिख रहा है, दिख रहा है ना, अभिक्रिया के अभिकारकों या उत्पादों, अभिकारकों या उत्पादों में होने वाले परिवर्तन, क्या है, होने वाला परिवर्तन ही अभिक्रिया का वेग कहलाता है। क्या है, अभिकारों या सांद्रतों, या सांद्रतों में होने वाले, क्या है, अभिक्रिया या उत्पादों, सॉरी देखिए क्या है, अभिक्रिया, अभिक्रिया के अभिकारकों या, क्या है, अभिक्रिया या अभिकारकों के उत्पादों की सांद्रता में, सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, वेग कहलाता, क्या कहलाता है, इकाई समय में किसी भी अभिक्रिया के अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही वेग कहलाता है, वेग कहलाता है, या अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ठीक, होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ठीक, यहाँ पर लिख लीजिए, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अब इसमें कई भी प्रकार की होती है, जैसे तीव्र गति की अभिक्रिया, मंद गति की अभिक्रिया, मध्यम गति से चलने वाली अभिक्रिया ना। इसमें हम तीनों अभिक्रियाएं की चर्चा करेंगे और हमारे टॉपिक में कौन महत्वपूर्ण है उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करेंगे तो तीव्र गति से होने वाली अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे ना। क्या है, तीव्र गति से होने वाली, होने वाली अभिक्रिया। पहले पॉइंट, पहले पॉइंट में हम इसकी बात करेंगे, तीव्र गति से होने वाली अभिक्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे मान लीजिए कि आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आयनों के द्वारा ही अभिक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए कोई पॉजिटिव आयन है, धनायन या ऋणायन है, अगर हम बात करें हिंदी में धनायन या ऋणायन, पॉजिटिव की बात करें तो देखिए क्या है कि इसमें क्या है कि तीव्र गति से होने वाली अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए इसमें एक है कि NaCl, NaCl प्लस, देखिए सोडियम क्लोराइड है और Ag है, NO3 है, यानी AgNO3। ठीक, क्या है, AgNO3 और क्या है, NaNO3 प्लस में क्या है, NO3 प्लस में क्या है, AgCl, AgCl, ये क्या है, अवक्षेपन, अवक्षेपन। देखिए अब इसमें देखिए सोडियम क्या है, प्लस में है, ये बात समझते हैं। क्लोरीन क्या है, माइनस में, यहां अर्जेंटम प्लस में है,
और NO3 माइनस में, यहाँ ए प्लस में है, ये माइनस में, ए प्लस में है। ठीक, कहने का मतलब ये इतनी तीव्र से अभिक्रिया होगी कि ये जो सोडियम क्लोराइड और प्लस अर्जेंटम नाइट्रस क्या था, तो ये आपस में इतनी स्पीड में बदल गए। ये जो अभिक्रिया है प्लस माइनस में, किसमें है, प्लस माइनस, और प्लस माइनस में जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, आयनिक अभिक्रिया। और आयनिक अभिक्रिया इतनी स्पीड में होती है, आयनिक अभिक्रिया इतनी स्पीड में होती है कि क्या होता है, उसके वेग को क्या होता है, वेग की क्या होती है, प्रायोगिक रूप से देखा गया है, प्रायोगिक रूप से यानी लेबोरेटरी में देखा गया कि जो इतनी भी आयनिक अभिक्रिया होती है वो पलक झपकते ही हो जाती, तो उसकी वेग की गणना करना संभव ही नहीं। भाई जो अभिक्रिया पलक झपकते ही पूर्ण हो जाए, ए से बी में पहुंच जाए, क्या है, ए से और बी में पहुंच जाए, चंद सेकंडों से भी कम समय लगे, उस वेग की अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, गणना कर ही नहीं सकते। यानी वेग प्रयोजित रूप से संभव ही नहीं है। इसमें क्या है, वेग प्रयोजित रूप से संभव नहीं नहीं और जिसमें वेग प्रयोजित रूप में, प्रायोगिक रूप में, प्रयोजित नहीं प्रायोगिक है, ठीक, क्या है यहाँ प्रायोगिक, प्रायोगिक प्रायोगिक रूप से संभव ना हो, वो क्या होती है, तीव्र गति की अभिक्रिया होती है, यानी तीव्र गति से होने वाली अभिक्रिया होती है। इसकी तो हम चर्चा नहीं करेंगे, इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे कि बहुत अधिक, बहुत यानी कम समय, यानी पलक झपकते ही, पलक झपकते का मतलब है सेकंडों से भी कम समय ले रही है, तो इसकी गणना हम नहीं कर पाएंगे, इसको हम, इसकी हमें चर्चा नहीं। दूसरी बात करें हम दूसरे अभिक्रिया की, तो दूसरी क्या है, मंद गति से, दूसरी की अगर हम बात करें तो मंद गति से चलने वाली अभिक्रिया, क्या है, मंद गति से चलने वाली अभिक्रिया। मंद गति का मतलब है, मंद गति का मतलब है कि काफी टाइम लेती है। जैसे आज हमने अभिक्रिया कराना शुरू किया, ये 2 3 4 साल यानी 5 साल 10 साल यानी कईयों साल लग जाए, कईयों साल लग जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, मंद गति से होने वाली या मंद गति से चलने वाली अभिक्रिया। ठीक, जैसे क्या है कि अगर इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें, क्या होता है, हीरे का ग्रेफाइट में बदलना, ग्रेफाइट में बदलना, ये आपसे पूछा जाएगा कि हीरे का ग्रेफाइट में बदलना कौन सी गति की अभिक्रिया है, तो आप लोग ऐसे आंख बंद के लगा दीजिएगा कि हीरे का ग्रेफाइट में बदलना क्या है, ग्रेफाइट में बदलना एक मंद गति की अभिक्रिया होने वाली, मंद गति से चलने वाली अभिक्रिया है। इसको आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि जैसे जो अभिक्रिया लंबे टाइम तक चले, जैसे लोहे में क्या होता है, जंग लगना, लोहे में अब जंग 1 मिनट में तो लगेगा नहीं, ना कि 1 सेकंड में ही लगेगा ना, लोहे में जंग लगने का मतलब है कि 1 2 दिन में नहीं, यानी महीनों, कई महीनों तक लग जाएंगे। अब महीनों तक की गणना करने के लिए हम लेबोरेटरी में तो बैठेंगे नहीं, ऐसा तो होगा नहीं कि एक लोहे में जंग कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है, इस सब पढ़ लेंगे, पर इसके हम इनका इंतजार नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि बड़ी स्लो गति से, स्लो मोशन से चलने वाली अभिक्रिया है, तो स्लो मोशन वाली अभिक्रिया को भी हम, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक, यहां लिख लेते हैं, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना भी क्या है, क्या है, लोहे में जंग लगना भी मंद गति से चलने वाली अभिक्रिया है। ठीक, इन दोनों की हम चर्चा नहीं करेंगे, ना तो हम इसकी करेंगे ना तो हम इसकी करेंगे, क्योंकि एक तो है पलक झपकते ही हो रही है, सेकेंडों से भी कम समय ले रही है, उसकी गणना नहीं कर पाएंगे। दूसरी क्या है, कई वर्षों ले रही है, यानी 10 साल 50 साल 10 दिन हजारों साल ले रही है क्रिया, उसकी भी हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। अगर हम तीसरी की बात करें, इसको आप लोग लिख लिए हैं,
यहाँ नीचे दिख नहीं रहा ना, हम ऊपर लिखना चाहते हैं। आप परिभाषा लिख लिए हैं, परिभाषा लिख लिए हैं। चलिए परिभाषा नोट कर लिए हो तो हम परिभाषा को हटा रहे हैं, वहां पर हम तीसरी अभिक्रिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, परिभाषा को हम हटा रहे हैं। अगर हम तीसरी की अगर हम बात करें कि तीसरी जो होती है वो क्या होती है, मध्यम गति से चलने वाली अभिक्रिया है। क्या है, मध्यम गति से, मध्यम गति से चलने वाली अभिक्रिया। देखिए जो मध्यम गति से अभिक्रिया चलती है उसकी हम गणना कर सकते हैं, उसके वेग की हम गणना कर सकते हैं, क्योंकि वो स्लो मोशन में ना तो ज्यादा स्लो है ना तो ज्यादा फास्ट ही है ना, उसका मतलब ना तो ज्यादा स्लो ही है और ना तो ज्यादा फास्ट ही है, तो उसकी हम गणना कर लेंगे। जैसे क्या होता है, TH2 प्लस I2 जब टूटते हैं तो 2HI बनते हैं। क्या बनते हैं, 2HI बनते हैं। कहने का मतलब H2 प्लस I2 आपस में टूटेंगे तो 2HI बनेंगे। H2 प्लस I2 जब टूटेंगे तो क्या बनेंगे, 2HI बनेंगे। ठीक, क्या हुआ, अब देखिए जो 2HI है, 2HI बना, कहने का मतलब जो हाइड्रोजन के दो बंध थे ऐसे, ये क्या हुए, आपस में टूटेंगे, आपस में टूटेंगे। यहां पर देखिए 2I था, ये आपस में टूटेंगे। भाई ये जो बंध हैं ये बंध आपस में टूटेंगे, आपस में टूटेंगे, और जब आपस में टूटेंगे तभी नए बंध का निर्माण होगा। ठीक, ये आपस में टूटेंगे तो क्या बनेगा, HI बनेगा। भाई कोई बंध टूटेगा कोई जुड़ेगा तभी तो बनेगा ना। कहने का मतलब ये है कि जो नया बना, नया हमारे पास HI बना, क्या बना, HI, ये नया बना, और इसी को कहते हैं आणविक अभिक्रिया। ठीक, देखिए पहले वाले को क्या कह रहे थे, हम पहले वाले को कह रहे थे आयनिक अभिक्रिया, लेकिन लास्ट वाले को आणविक अभिक्रिया कर रहे हैं। और जब भी बलगतकी की चर्चा हो तो हमेशा आणविक अभिक्रिया की ही हम चर्चा करते हैं, कि जो ना तो ज्यादा स्लो ही हो और ना तो ज्यादा फास्ट ही हो। ठीक, उस अभिक्रिया का हम चयन करते हैं। बाकी तीव्र गति में, जैसे मंद गति अभिक्रिया में होती है, जैसे पूर्वजों के द्वारा जैसे बहुत से खजाने मिलते हैं ना, तो उनको क्या करते हैं, हम जमीन में गाड़ दिया करते थे वो लोग। जब वो लोग जमीन में गाड़ दिया करते हैं तो आज की हमारी जो नई पीढ़ी आई है उनके लिए क्या है, हर कार्य को करना उनकी बस की बात नहीं। तो क्या करते हैं, कहीं खजाना खोजने निकल जाते हैं, पहाड़ों पे निकल जाते हैं, बागों में निकल जाते हैं, बंजर भूमियों में निकल जाते हैं ना, कि बंजारों द्वारा गाड़ा गया खजाना हमें मिल जाए। तो बहुत से लोग को खजाना जब हाथ लगता है तो जो बटुआ होता है, क्या होता है, जो बटुआ सा होता है ना, ये जो बटुआ नुमा, इसमें जो ऐसे रखा जाता है इसमें खजाना, इस बटुए में क्या होता है कि ये जब 10,000 साल 5,000 साल पुराना जब हो जाता है, इसमें जो हीरे सोने चांदी जो जेवरात होते हैं वो ग्रेफाइट यानी एक राख के रूप में बदल जाते हैं। क्या होते हैं, वो राख के रूप में बदल जाते हैं और उसमें कुछ रह नहीं जाता है। वो किसका उदाहरण है, वो मंद गति से चलने वाली अभिक्रिया का ही उदाहरण है। किसका है, मंद गति से चलने वाली अभिक्रिया का ही उदाहरण है, कि उसमें जो 1,000 साल पहले या 10 साल पहले 50 साल पहले जो भी उसमें पदार्थ रखा गया था, जो भी उसमें गहने जेवरात रखे गए थे, जो भी हीरे के हर सामान रखे गए थे, वो क्या हुए हैं, आज राख हो चुके हैं, ग्रेफाइट में बदल चुके हैं। ठीक, तो ये है मंद गति से अभिक्रिया। ठीक, और तीसरी क्या है, तीसरी है मध्यम गति से चलने वाली अभिक्रिया, जिसको हम आणविक अभिक्रिया कहते हैं, और हम इसमें आणविक अभिक्रिया के बारे में ही चर्चा हम करेंगे। ठीक, तो चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी उदाहरण एग्जाम्पल कल देखेंगे, और आज क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। और जितने भी साथी हमसे जुड़े थे